एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं अपन इस रिकॉर्डिंग में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इन द लाइट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट बेंड्स बाय अ स्मॉल बट फिक्स्ड एंगल। तो बेंडिंग जो है वो दो केसेस में पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। इन दोनों केस में लाइट बेंड करता है, राइट। डिफ्रैक्शन अपन ने पढ़ा नहीं अभी तक, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। और डिस्पर्जन अपन ने पढ़ा है। डिस्पर्जन इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, इट्स स्प्लिटिंग ऑफ कलर्स। बट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड हो जाती है। सर रिफ्लेक्शन में तो स्मॉल एंगल से नहीं होता है ना? हो सकता है ना, रिफ्लेक्शन में भी क्यों नहीं हो सकता। अगर मान ले इंसिडेंट रे अगर ऐसे जा रही हो तो एंगल ऑफ डिविएशन स्मॉल हो सकता है ना। अगर आई बहुत बड़ा हो तो डेल इज गिवन बाय 180 माइनस 2i। तो अगर मैं मान ले मैंने आई को 179 डिग्रीज कर दिया तो डिविएशन हो सकता है ना स्मॉल। मे यस भी सर। दिया हुआ, इट मे बी अ केस ऑफ। तो रिफ्लेक्शन में भी पॉसिबल है ये चीज, है ना। क्वेश्चन 2 ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इफ द इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। सर डिस्पर्जन में भी तो होता है ना थोड़ा। डिस्पर्जन में अगर स्प्लिटिंग वाला प्रॉपर्टी, डिस्पर्जन में अगर व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है डिफरेंट कलर्स में, इस प्रॉपर्टी को अपन डिस्पर्जन बोलते हैं। यहाँ पे डिविएशन वाला जो प्रॉपर्टी है वो डिविएशन से ही अपन मेजर करते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन से। डिस्पर्जन जो प्रॉपर्टी है वो स्प्लिटिंग वाले प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ बेंडिंग। यस। क्वेश्चन 2 देखो अभी। अगर इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल की वर्चुअल। इस केस में ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा सर। वर्चुअल होगा। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। इफ द फाइनल रेज आर कन्वर्जिंग, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद अगर रेज कन्वर्जिंग है मतलब वो एक्चुअली मीट कर जाएगी तो Yes, इमेज sir. रियल होगा। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, द इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। नहीं, ये कंपल्सरीली ट्रू नहीं। इफ द इमेज इज वर्चुअल द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये भी गलत है, खाली ऑप्शन बी सही है। अपना माइक प्लीज ऑफ कर दो यार, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। किसका माइक ऑन है ये? ऑलराइट, क्वेश्चन 3 देखो अभी। अ मैन ऑफ हाइट सर 170 सर मेरे को एक बार डी वाला बताओ ना। If image is virtual, the corresponding object is also called a virtual object. ये तो गलत बात है ना यार। ऑब्जेक्ट का वर्चुअल होना कि रियल होना वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, इमेज से थोड़ी कुछ लेना देना। अच्छा हाँ हाँ। क्वेश्चन 3 में देखो क्या दिया। अ मैन ऑफ हाइट 170 सेंटीमीटर्स वांट्स टू सी हिज कंप्लीट इमेज इन अ प्लेन मिरर एंड हिज आईज आर एट अ हाइट ऑफ 160। ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अगर आदमी का हाइट 170 है तो मिरर का मिनिमम लेंथ 85 होना चाहिए, और अगर आई लेवल 160 है तो मिरर का जो बॉटम है वो उसके आधे मतलब 80 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी और सी सही होंगे। सेम टेस्ट का कुछ नहीं है। क्वेश्चन पेपर में भी आया था। हाँ, सेम क्वेश्चन पेपर, मैंने वही बोला था तुम्हें, काफी सारे क्वेश्चंस बुकलेट से ही उठाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग refer to a spherical mirror does not depend on whether the rays are paraxial or not। अपन ने देखा था फोकस डिपेंड करता है, फोकस डिपेंड्स ऑन वेदर द रेज आर पैरेक्शियल और नॉट। अलग अलग फोकस आता है नॉन पैरेक्शियल रेज के लिए। बट पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये तीनों ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, राइट। ये रेज पे डिपेंड नहीं करेगा रेज पैरेक्शियल है कि नहीं। तो आंसर होगा ए सी डी, राइट। क्वेश्चन 5, द इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट placed perpendicular to the principal axis of a mirror will be erect। देखो मिरर के केस में इमेज इरेक्ट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड पे हो कि ऑपोजिट साइड पे। दोनों ऑपोजिट साइड पे हो, राइट। तो दोनों का ऑपोजिट साइड में होना मतलब एक रियल और एक वर्चुअल। दोनों रियल या फिर दोनों वर्चुअल पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन सी और डी मैच हो रहा है। द ऑब्जेक्ट इज रियल बट द इमेज इज वर्चुअल, और द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बट द इमेज इज रियल। इन दोनों केसेस में इमेज इरेक्ट होगा। तुम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हो। मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू। इरेक्ट का मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब वी और यू ऑपोजिट साइंस के हो, मतलब एक रियल और एक वर्चुअल।
Okay. Question 6. A convex lens forms a real image of a point object placed on its principal axis. If the upper half of the lens is painted black, तो इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, ये भी अपन ने पढ़ा था। अगर ऊपर वाले पार्ट को अपन ने कवर कर लिया तो ऐसा नहीं है कि इमेज भी आधा ही बनेगा या इमेज शिफ्ट हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। ओनली द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज एंड द इमेज विल नॉट बी शिफ्टेड। तो ऑप्शन सी और डी मैच हो रहा है। Question 7. A ray of light is incident normally on one of the faces. यहाँ पे नॉर्मली हिट कर रहा है, इस फेस को सीधा निकल जाएगा और प्रिज्म का एंगल 30, 60 और 90 दिया हुआ है। ये वाला एंगल 30 डिग्री है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 है और पूरे सिस्टम को पानी के अंदर इमर्स किया हुआ है। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है थीटा 1 के बारे में क्या बोल सकते हो? ये एंगल कितना होना चाहिए? देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ये वाले साइड के बीच का एंगल 30 है, तो हॉरिजॉन्टल और इसके नॉर्मल के बीच का एंगल 60 होगा। तो θ1 तुम्हें दिख रहा है ज्योमेट्री से 60 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे TIR होते हुए दिख रहा है अपन को डायग्राम से, तो ये वाला एंगल भी θ1 होगा, राइट। हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट दो ऑप्शंस में अपन को θ2 की वैल्यू पूछी, तो θ2 निकालने के लिए ये वाला एंगल पता होना चाहिए। देखो मैं डायग्राम को थोड़ा जूम इन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। θ2 के लिए मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल निकाल सकते हैं अपन। ये वाला जो रे जिसको मैं अभी रेड में मार्क कर रहा हूँ, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से? 120, बिकॉज θ1 इज 60, राइट। तो हॉरिजॉन्टल की दूसरे साइड से इसका एंगल 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो कहना है इसे वर्टिकल से इसका एंगल 30 होगा। ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 5/3। तो 5/3 साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू साइन ऑफ θ2। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। साइन ऑफ 30 इज 1/2, तो साइन ऑफ θ2 5/8 आ रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। ए और बी में से ए करेक्ट होगा और सी और डी में से total internal reflection at point P ceases if the refractive index of water is increased to 5/2√3। तो इसके लिए अपन को क्रिटिकल एंगल निकालना होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पानी का अपन बढ़ा देंगे, पानी मतलब बाहर वाला मीडियम, तो क्रिटिकल एंगल कम होते जाएगा। और TIR सीज होना जस्ट बंद कब होगा? जब क्रिटिकल एंगल θ1 के इक्वल हो जाए, राइट। तो अगर मुझे TIR को सीज करवाना है, TIR को रोकना है, that means θ1 should be less than critical angle. Sin of θ1 should be less than sin of C. Sin of θ1 मतलब √3/2 and sin of C मतलब rarer upon denser। यहाँ पे rarer कौन सा होगा? पानी का या प्रिज्म का? प्रिज्म। नहीं, rarer जो है बाहर का होगा ना, पानी का, तभी TIR होगा। अगर रे डेंसर से rarer जा रही हो तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते और प्रिज्म का 5/3 दिया हुआ। तो TIR को सीज करवाने के लिए म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू शुड बी ग्रेटर देन, ये 3 ऊपर चला जाएगा, म्यू शुड बी ग्रेटर देन 5√3/6। इक्वेशन को अगर मैं √3 और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और 6 को 2 कर देगा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 5/2√3, राइट। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने 5/2√3 के भी इक्वल कर दिया तो भी TIR जस्ट सीज हो जाएगा और रे 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते। क्वेश्चन 8।
A ray of light in a liquid of refractive index 1.4 approaches the boundary surface between the liquid and air at an angle of incidence whose sign is 0.8, मतलब साइन ऑफ आई 0.8 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दिया हुआ है, और रे ऑफ लाइट जो है वो लिक्विड के अंदर है, मतलब ये लिक्विड है, यहाँ पे वो इंसिडेंट है आई एंगल पे, और बाहर एयर है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रे डेंसर से रेयर जा रहा है, राइट? तो TIR का चांस होगा इधर, वो अपन को चेक करना होगा, और उसको चेक करने के लिए साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल लो. व्हाट इज साइन ऑफ C? 1/μ 1/1.4. कितना आ रहा है ये? 1/1.4 मतलब 10/40 5/7, तो 0.71 के करीब होगा, राइट? तो इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करते हो, साइन ऑफ आई तुम्हें दिख रहा है साइन ऑफ C से बड़ा है, मतलब आई C से बड़ा होगा, और अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो रिफ्लेक्शन होगा या TIR हो जाएगा. तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द लाइट रे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइड. ऑप्शन ए गलत है क्योंकि हम प्रेडिक्ट कर पा रहे कि TIR होगा. द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे विल बी लेस देन 0.8. तो अगर मान लो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसको अगर मैं R मान रहा हूँ, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन ऑफ R शुड बी इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स साइन ऑफ I, और साइन ऑफ I 0.8 दिया हुआ, बट एक्चुअली यहाँ पे बाहर आएगा ही नहीं ना, ये भी ऑप्शन गलत है, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, TIR हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है. ऑप्शन सी, द रे विल बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड, ये ऑप्शन सही है. और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द इमर्जेंट रे विल बी ग्रेटर देन 0.8, ये भी गलत है क्योंकि रे बाहर ही नहीं आ रही, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं है इधर, राइट? तो खाली ऑप्शन सी मैच हो रहा है. समझ में आ गया ये सबको? ओके, क्वेश्चन 9th. The figure shows a ray incident at an angle of π/3. ये angle of incidence I दिया हुआ है π/3. If the plot drawn shows the variation of mod of R minus I versus K. K मतलब μ1/μ2. ये μ1 है और ये μ2 है. And R is the angle of refraction. ओके, तो देखो ऑप्शंस में अपन को K1, K2, θ1 और θ2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ग्राफ में ये K1 है, ये K2 है, ये θ1 और ये θ2. देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे. यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर क्या प्लॉट कर रहे हैं अपन, y एक्सिस पे R माइनस आई. R माइनस आई का मॉड मतलब ये डिविएशन का काम कर रहा होगा, एंगल ऑफ डिविएशन. और x एक्सिस पे अपन k को प्लॉट कर रहे हैं, k मतलब μ1/μ2, राइट? k की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब μ1/μ2 और कम होते जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, और ग्राफ जो है वो एक पर्टिकुलर k की वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है. मुझे बताओ ग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है, इसके लेफ्ट में ग्राफ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर तुम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो k1 की वैल्यू, k की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी, μ1/μ2 और कम होते जाएगा, और μ1/μ2 को अपन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं, साइन ऑफ C. और अगर क्रिटिकल एंगल कम होते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि क्रिटिकल एंगल I से भी कम हो जाएगा. क्या उस समय रिफ्रैक्शन हो पाएगा? नहीं, उस समय TIR होगा. तो उस समय का ग्राफ अपन प्लॉट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ग्राफ खाली रिफ्रैक्शन के लिए प्लॉट किया जा रहा है, राइट? इसका मतलब ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है K1 किसके इक्वल होना चाहिए? At K1 can I say angle should be equal to critical angle. तो θ1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? θ1 should be π/3, और इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा. तो साइन ऑफ 60 को अपन
k1 लिख सकते, सॉरी साइन ऑफ 60 शुड बी 1 अपॉन k1। ये लॉजिक समझ में आया सबको? बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना ग्राफ पे, इस पॉइंट पे जस्ट रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो वहां पे अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, μ2 टाइम्स साइन ऑफ i इक्वल्स टू μ1 टाइम्स r 90 हो जाएगा, उस पॉइंट पे जस्ट रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, और k अपन कैसे डिफाइन करें, μ1 अपॉन μ2, तो μ1 अपॉन μ2 जो है वो साइन ऑफ i बन जाएगा, √3/2। अच्छा सॉरी, k1 जो है वो √3/2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। और इस केस में θ1 कितना होगा, अगर ये 60 है और ये 90 से जा रहा है, थीटा अपन ने डिविएशन को डिफाइन किया, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा ना डिविएशन, सो वैल्यू ऑफ θ1 विल बी π/6, ये ऑप्शन सही है। k2 कैसे निकालेंगे, k2 पे डिविएशन कितना हो रहा है, 0। k2 पे अगर डिविएशन 0 हो रहा है मतलब दोनों मीडियम सेम रहे होंगे, तभी डिविएशन 0 होगा, तो उस केस में k2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है। एंड θ2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, θ2 is the angle that this graph is tending to when the value of k becomes very large। देखो k का बड़ा होना मतलब μ1 μ2 से बड़ा होते जाएगा, और जैसे जैसे μ1 μ2 से बड़ा होगा, रे टूवर्ड्स अ नॉर्मल बेंड होगी इस कंडीशन में, और अगर μ1 बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया μ2 से, तो रे पूरा का पूरा टूवर्ड्स अ नॉर्मली बेंड हो जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट नॉर्मल के अलोंग जाना शुरू कर जाएगी व्हेन μ1 इज मच लार्जर देन μ2। तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, उस केस में डिविएशन लगभग 60 हो जाएगा, राइट। सो व्हेन k टेंड्स टू इनफाइनाइट, डिविएशन विल टेंड टू 60, ये ग्राफ इसको टेंड करेगा इस तरीके से, सो यहाँ से अपन बोल सकते हैं θ2 विल बी π/3, ऑप्शन सी भी सही। समझ में आया सबको ये सवाल, ग्राफ को कैसे स्टडी करना है? बस सी ऑप्शन नहीं समझा। देख मैं सी ऑप्शन वापस बता रहा हूँ, मान ले यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम्स है, ये μ2 और ये μ1, और यहाँ पे मैं μ1 को μ2 से बड़ा कर रहा हूँ, तो ये जो रे है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। यस सर। मान ले मैंने μ1 को और बड़ा कर दिया, तो यही रे और ज्यादा टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। यस सर। और अगर मैं μ1 अपॉन μ2 को टेंड्स टू इनफाइनाइट करवा दूं, मतलब μ1 विल बी मच ग्रेटर देन μ2 इन दैट केस, तो उस केस में उसका बेंडिंग भी ऑलमोस्ट अलोंग द नॉर्मली हो जाएगा। तो मतलब μ1 अपॉन μ2 विच इज k, जब ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा, उस समय ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, ये वर्टिकल को टेंड करेगी, वर्टिकल होने की टेंडेंसी रखेगी। यस सर। सो उस केस में जो थीटा एंगल होगा, थीटा मतलब डिविएशन, डिविएशन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना डिविएशन, यस सर। तो θ2 की वैल्यू उस लॉजिक से अपन 60 बोल सकते हैं। समझा अभी? यस सर। थैंक यू सर। सर हाँ बताओ। सर आप ग्राफ से वो TIR वाला क्या बता रहे थे, वो नहीं देख मैं समझा। ग्राफ से ये बता रहा था कि ग्राफ जो है वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, k की कौन सी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ, K1 से। k1 से। k1 के लेफ्ट में तो ग्राफ है ही नहीं ना, यस सर। तो ग्राफ अगर जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, यस सर। और रिफ्रैक्शन जब जस्ट स्टार्ट होगा उस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपन 90 मान सकते हैं ना। ओके ओके सर, हाँ यहाँ पे k1 का कम होना मतलब μ1 का μ2 से कम होना, और μ1 अगर μ2 से ज्यादा कम हो गया तो एक पॉइंट पे तो TIR होना शुरू हो जाएगा, हाँ यस सर। तो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे TIR को जस्ट रोकना मतलब रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा, तो अपन यस k1 के लिए ये वाला रे डायग्राम बना रहे हैं, दिस करस्पॉन्ड्स टू k1। समझा? ओके सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को ये सवाल में? ओके चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन 10th, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, आई थिंक ये भी टेस्ट में आया था ना। क्या आंसर होगा इसका? कॉन्केव मिरर कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन ए है ना, ये टेबल में भी अपने देखा था। क्वेश्चन 11th, a man wishing to get a picture of zebra photographed a white donkey after fitting a glass with black streaks onto the objective of his camera, ये भी अपन ने डिस्कस किया था राइट। उसके इसमें अपन को इमेज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखेगा, इमेज वैसा ही बनेगा, बस उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। सो द इमेज विल बी लाइक अ डोंकी ओनली, ऑप्शन ए मैच हो रहा है। एंड इमेज विल बी लेस इंटेंस, ऑप्शन डी मैच हो रहा है, ए और डी। अच्छा, अभी 12 से 14 के ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है। अ कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस r separates two medium of refractive indices mu1 and mu2 as shown in the figure A and B, ये फिगर A है और ये फिगर B है। Choose the correct statement related to the real image formed by the object O placed at a distance of x as shown in figure A. Real image is always formed irrespective of the position of the object if mu2 is more than mu1. Okay. तो देखो यहाँ पे अपन खाली फिगर ए को रिफर करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, और रियल इमेज फॉर्म होने का कंडीशन अपन को दिखना है इधर। तो अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है, स्फीयरिकल डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, u माइनस एक्स के इक्वल होगा, तो n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा इस सरफेस के लिए? प्लस आर पॉजिटिव होगा, क्योंकि अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ से mu2 बाई वी इज कमिंग आउट टू बी mu2 माइनस mu1 बाई आर, और ये टर्म राइट में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस mu1 बाई एक्स। ऐसा टाइप का सवाल अपने देखा था पहले। v पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये इन दोनों टर्म्स पे डिपेंड करेगा। ये वाला टर्म तो डेफिनेटली नेगेटिव है बिकॉज x इज पॉजिटिव, और अगर मुझे रियल इमेज फॉर्म करवाना है तो ये वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये टर्म भी नेगेटिव हो गया तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। बट ये टर्म अगर पॉजिटिव हो गया, अगर mu2 mu1 से बड़ा भी हो गया, तो क्या अपन ऐसा बोल पाएंगे कि डेफिनेटली रियल इमेज ही फॉर्म होगा? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमें डेफिनेटली पॉजिटिव देगा ये जरूरी नहीं। तो ऑप्शन ए सही है कि गलत है? और रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ x इफ mu2 इज मोर देन mu1, ये गलत है ना। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन x इज मोर देन r? अगर x r से बड़ा हो गया तो भी अपन बोल पाएंगे क्या फॉर श्योर? नो। एक सेकेंड देखो, अपन ने mu2 सेकेंड फेज को माना है ना। ऑप्शन बी भी सही नहीं लग रहा। ऑप्शन सी, रियल इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉन्वेक्स नेचर ऑफ द इंटरफेस इररिस्पेक्टिव ऑफ mu1 एंड mu2। तो इसका आंसर नन ऑफ दिस दिया है क्या? डी एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। Yes, sir. None of these. है। क्वेश्चन 12, हाँ तो इसका नन ऑफ दिस होगा क्योंकि अपन फॉर श्योर बोल नहीं पाएंगे ना इधर। सबको समझा ये लॉजिक? यश बताओ क्या डाउट है? हेलो सर, क्या आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन वापस रिपीट कर सकते हैं? देख, इसका सॉल्यूशन में अपन ने खाली स्फीयरिकल डिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया इधर, सर। और उस टर्म्स को रीअरेंज करने पर ये एक्सप्रेशन आ गया v के लिए। इस एक्सप्रेशन में हम चाहते हैं कि v पॉजिटिव होना चाहिए। रियल इमेज मतलब हमारा टारगेट पॉजिटिव, और v को पॉजिटिव होने के लिए डेफिनेटली mu2 को mu1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये टर्म को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, मगर खाली ये टर्म को पॉजिटिव करने से अपन फॉर श्योर बोल नहीं पाएंगे कि v पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आ रहा है। यस सर। राइट, तो ऑप्शन ए में बोल रहे हैं कि खाली mu2 को अगर mu1 से बड़ा कर दिया तो डेफिनेटली v पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली रियल इमेज बनेगा। तो ये तो गलत बात है ना। यस सर। अगर mu1 से बड़ा भी हो गया तो भी ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव के कंपैरिजन में छोटा हो सकता है, और ओवरऑल v कैन बी नेगेटिव आल्सो। एंड ऑप्शन बी में तो खाली x को r से बड़ा मान रहे, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है v को पॉजिटिव करने के लिए। यस सर। और c तो बोल रहे कि mu1 mu2 पे डिपेंड ही नहीं करेगा, तो वो भी गलत है ना। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका।
थैंक यू सर। फिर क्वेश्चन 13th में देखो क्या दिया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट ओ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x। तो देखो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं इधर। वर्चुअल के लिए v का साइन कैसा होना चाहिए? वर्चुअल के लिए v का साइन नेगेटिव होना चाहिए ना, और यहाँ पे v को नेगेटिव करने के लिए पहला टर्म भी नेगेटिव होना चाहिए। तो μ1 μ2 में से कौन बड़ा, अगर फर्स्ट टर्म को भी नेगेटिव करना है तो μ1 बड़ा होना चाहिए। तो अगर μ1 μ2 से बड़ा हो गया तो डेफिनेटली v नेगेटिव होगा। तो दिस कंडीशन इज सफिशिएंट, वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड फॉर एनी पोजीशन ऑफ o इफ μ2 इज लेस देन μ1। समझा ये लॉजिक? ओके, फिर नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द। और करेक्ट होंगे ना कुछ डाउट है? सर? 13 वाले में ऑप्शन बी भी करेक्ट होंगे ना? ऑप्शन Yes, बी में क्या दिया है? BB. वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड इफ x इज, अच्छा ये मल्टीपल चॉइस है क्या? मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट। अच्छा तो बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते। वर्चुअल इमेज कैन बी फॉर्म्ड इफ x इज मोर देन r एंड μ2 लेस देन μ1। करेक्ट, ये भी सही होगा, क्योंकि अगर μ2 लेस देन μ1 है तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज होगा ही, x फिर कैसा भी होने दो। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट होगा। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड इफ x इज लेस देन r एंड μ2 मोर देन μ1। तो अपन श्योरली बोल नहीं पाएंगे ना इधर, अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो पहला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा टर्म नेगेटिव, तो उस केस में अपन कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो खाली ऑप्शंस ए और बी सही आंसर होंगे, राइट? वीरती वॉइस क्रैक हो रही है तुम्हारी, एक बार वापस बोलो। हेलो वीरती। बट उन्होंने बोला है ना कि x लेस देन r है, तो फिर वो नेगेटिव नहीं हो जाएगा? नहीं, x तो डिस्टेंस है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इधर। मैंने नेगेटिव साइन ऑलरेडी ले लिया था ना, जब फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, मैंने u को -x ले लिया था। x खुद पॉजिटिव है, x इज डिस्टेंस। नेगेटिव वाली सर, क्या बोल रहे हो? नेगेटिव वाली टर्म बड़ी नहीं हो जाएंगे ऐसा पूछ रही हूँ। मतलब अच्छा, x अगर लेस देन r है ना, हाँ हाँ, बट फिर भी अपन फॉर तो श्योर वो बोल नहीं टर्म पाएंगे ना। नेगेटिव। देख, अगर μ2 μ1 से बड़ा है तो μ2 minus μ1 upon r, this should be this minus μ1 upon x। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, भले x r से छोटा हो गया, बट μ2 minus μ1 के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है ना, ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है। तो क्या इन दोनों टर्म्स में अपन कंपैरिजन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, इनमें से कौन सा टर्म बड़ा होगा, बिना ये जाने कि μ2 minus μ1 की वैल्यू क्या है? μ2 minus μ1 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से भी छोटा हो सकता है, राइट? तो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होगा इधर, भले x को r से छोटा दिया हुआ है, बट स्टिल ये वाले इंफॉर्मेशन से भी अपन इन दोनों टर्म्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन बड़ा या कौन छोटा। तो ऑप्शन सी के बारे में वी कांट कमेंट वेदर दिस कंडीशन इज सफिशिएंट टू फॉर्म वर्चुअल इमेज, राइट? हाँ, अगर वैल्यूज बोलो ने कंडीशन इस तरीके से दिया होता कि ये लेस देन 0 आ रहा होता, श्योरली। एक्चुअली तुम खुद सॉल्व कर सकते हो इसको, लेस देन 0 लाने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? μ1 minus μ2 upon r should be less than μ1 upon x। तो अगर ये कंडीशन दिया होता तो अपन बोल पाते कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ओके, फिर क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट x फ्रॉम पोल ऑफ अ कॉन्केव सरफेस। अभी फिगर बी को ऑब्जर्व करो, फिगर बी में ये सरफेस कॉन्केव दिया हुआ है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव ले लेंगे। वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो, μ2 by v minus μ1 by minus x इक्वल्स टू μ2 minus μ1 अपॉन माइनस r हो जाएगा ये। तो टर्म्स को रीअरेंज करने पर μ1 minus μ2 अपॉन r माइनस μ1 by x। तो ऑप्शन ए देखो, इफ μ2 इज मोर देन μ1, अगर μ2 μ1 से बड़ा हो गया तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो डेफिनेटली इमेज वर्चुअली होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, इफ μ2 इज लेस देन μ1,
Then virtual image is formed if x is less than mu1 r upon mu1 minus mu2. वर्चुअल इमेज के लिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म लेस देन 0 होना चाहिए, और यहाँ पे mu1 ग्रेटर देन mu2 दिया हुआ है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव, तो ओवरऑल टर्म अगर लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब mu1 माइनस mu2 अपॉन r शुड बी लेस देन mu1 बाई x. तो यहाँ से x की वैल्यू mu1 r अपॉन mu1 माइनस mu2 से छोटी आनी चाहिए. तो ऑप्शन बी भी मैच हो रहा है. ऑप्शन सी, इफ mu2 इज लेस देन mu1, उस केस में ये टर्म पॉजिटिव और ये टर्म नेगेटिव, तो अपन फॉर श्योर बोल नहीं पाएंगे कैसा इमेज फॉर्म होगा. तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट होगा. तो खाली ए और बी मैच हो रहे. सबको समझ में आ गया ये पैसेज? ऑलराइट, क्वेश्चन 15 पे चलते. A convex lens forms an image of an object on the screen. हाइट ऑफ इमेज 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है. लेंस को अपन ने डिस्प्लेस किया और वापस एक इमेज मिल गया, और इस केस में इमेज का हाइट 4 दिया हुआ. यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूलाज याद है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइट्स ऑफ इमेजेस. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन को 6 मिल जाएगा. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, मतलब कैपिटल डी 90 दिया हुआ है. The distance between the two positions of the lens, small d पूछ रहे, मतलब x minus y पूछ रहे. फर्स्ट केस में अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y होगा, ये स्क्रीन, ऑब्जेक्ट का हाइट 6, और फर्स्ट केस में इमेज का हाइट 9 दिया हुआ. तो यहां से अपन y by x को 9/6 मतलब 3/2 बोल सकते, और एक्चुअली dy माइनस x होगा, राइट. तो कैपिटल डी इज x प्लस वाई मुझे पता है 90, एंड y/x मुझे पता है 3/2. तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपन को x और y दोनों मिल जाएगा. y को 3x/2 लिख दो, तो x प्लस 3x/2 ये 90 के इक्वल हो जाएगा. 5x/2 इक्वल्स टू 90. तो x कितना आएगा? x 36 आ जाएगा इससे. तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द लेंस, x 32 मतलब y कितना? 3x/2. 3 इंटू 36/2, तो y की वैल्यू 54 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो लेंस के दोनों पोजीशन में जो डिस्टेंस होते हैं, ये y माइनस एक्स होता था, याद है तुम्हें? तो 54 माइनस 36, फर्स्ट पार्ट का आंसर 18 होना चाहिए. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इन द फर्स्ट पोजीशन इज 36, ये सही है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, ये भी सही है. और फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. 1/f इक्वल्स टू 1/x, 1/36 प्लस 1/54, 1/18 कॉमन ले लो, 1/2 प्लस 1/3, 5/6. तो यहाँ से फोकल लेंथ जो है वो 18 इंटू 6/5 आ जाएगा. मैच हो रहा है ये 21.6 से हो जाएगा शायद. 1.2 21.6 आ रहा है. तो ऑप्शन डी मैच हो रहा है, राइट. ओके, क्वेश्चन 16. The drawing shows a top view of a square room. One wall is missing and the other 3 are mirrors. From point P, in the center of the open side, a laser is fired with the intent of hitting a small target. ये टारगेट है और यहाँ से लेजर को फायर किया जा रहा है. Identify the vector in which direction the laser can be fired and score a hit, assuming that the light does not strike any mirror more than once.
किसी भी एक मिरर को वो एक से ज्यादा बार नहीं टकराएगा, ये कंडीशन अपन को अप्लाई करना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्टली लेजर टारगेट को हिट कर जाएगा। ये स्क्वायर रूम है और ये सेंटर है ऑपोजिट साइड का। तो अगर ये साइड को मैं एल मान लूं, ये सारे साइड्स एल होंगे, ये L/2 और ये भी L/2। तो पहला पॉसिबल डायरेक्शन क्या हो सकता है, I प्लस जे, ये 45 डिग्रीज होगा ना, तो I प्लस जे डायरेक्शन पॉसिबल है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक रिफ्लेक्शन से वो हिट कर जाए टारगेट को। तो अगर एक रिफ्लेक्शन से हिट करवाना, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से, राइट। और इस तरीके से हिट करवाने के लिए अगर तुम दो ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करते हो, ये वाला लेंथ अगर मैं x मान लूं, रुको मैं डायग्राम को एक बार यहाँ पे वापस रीड्रॉ कर देता हूँ। सेकेंड पॉसिबिलिटी के लिए ये टारगेट है, ये सोर्स है, और यहाँ पे रे को अपन इस तरीके से हिट करवा रहे, ये दोनों एंगल्स सेम होंगे। तो ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमें दिखाई दे रहे, एक छोटा और एक बड़ा। इसको अगर मैं x मान लूं और इसको y मान लूं, x अपॉन y 2 के इक्वल होगा। x अपॉन y विल बी इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। तो x इज 2y एंड x प्लस y इज L/2। तो x को 2y लिख दो, तो 2y प्लस y 3y इज L/2। तो y विल बी L/6 एंड x विल बी L/3। तो सेकेंड पॉसिबल डायरेक्शन क्या होगा, अगर तुम ये वाले वेक्टर को देखते हो, ये वाला वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है, माइनस L/2 i कैप प्लस y j कैप एंड y इज L/6, तो प्लस L/6 j कैप। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी अपन ये लिख सकते, माइनस L/2 कॉमन ले लो या फिर L/2 कॉमन ले लो, तो माइनस i कैप प्लस j कैप बाई 3। ये पॉसिबल डायरेक्शन भी चलेगा जो ऑप्शन डी से मैच हो रहा है, राइट। और एक और पॉसिबल केस क्या होगा, दो रिफ्लेक्शंस के बाद रे यहाँ से सेंटर पे हिट करेगी। अगर ये सेंटर पे हिट कर रही है इधर, तो बाय सिमेट्री रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इसके सेंटर पे हिट करेगी, एंड बाय सिमेट्री अगेन यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये राइट साइड के सेंटर को हिट कर जाएगी जो कि टारगेट है। तो इस करस्पॉन्डिंग रे का जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप भी मैच होगा, ऑप्शन सी, राइट। ये तीन पॉसिबिलिटीज अपन को दिखाई दे रही है। सबको समझ में आ गया 16 क्वेश्चन, तीनों केसेस, ओके। क्वेश्चन 17। सर मुझे डाउट है सर लास्ट इसमें। हाँ बताओ क्या डाउट है। सर वो थर्ड केस आपने बनाया ना, वो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे सर। क्वेश्चन में बोला ना कि मोर देन वन टाइम वो स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये 2 बार स्ट्राइक हो जाएगा आंसर। किसी एक मिरर को, इट शुड नॉट assuming that light does not strike any mirror, मतलब किसी एक मिरर को 2 बार से ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो लेफ्ट वाले मिरर को भी एक ही बार स्ट्राइक किया और ऊपर वाले मिरर को भी एक ही बार स्ट्राइक किया ना, ये क्वेश्चन का मतलब था। ओवरऑल नहीं बोल रहे, ओवरऑल अलग अलग मिरर्स को वो एक एक बार स्ट्राइक कर सकते हैं, मगर किसी एक पर्टिकुलर मिरर को वो एक से ज्यादा स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, ये उसका मतलब है, समझा। ओके। ये सवाल देखो, इसमें कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60, मतलब फोकल लेंथ 30 होगा इसका। इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x नॉट फ्रॉम अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 एंड 25। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेंस का, तो इससे अपन लेंस का फोकल लेंथ निकाल सकते हैं।
point object is placed at a distance of 20 from the lens on the common principal axis as shown in the figure, और x0 की अलग अलग वैल्यूज के लिए अपन को फाइनल इमेज निकालना। तो सबसे पहले तो लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेना चाहिए अपन को, 1/f इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। मीडियम के बारे में कुछ दिया नहीं है तो एयर मान लेंगे उसको, -1 1/r1 - 1/r2। कन्वेंशन के साथ ये प्लस हो जाएगा। 61 - 36 25/36 multiplied by 25 + 20 45/20 × 25। तो इसको सॉल्व करने पर फोकल लेंथ 16 के इक्वल आ रहा है, 16 सेंटीमीटर। अभी लेंस कहाँ पे इमेज बनाएगा? लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है -20, तो लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/16। तो ये प्लस हो जाएगा, राइट में जाके माइनस हो जाएगा। 1/4 कॉमन ले लो, अंदर 1/4 - 1/5 5 - 4 इज 1। डिनोमिनेटर में 20 × 4 80, मतलब v 80 सेंटीमीटर आ रहा है। तो लेंस ने अपना इमेज 80 पे बनाया होगा। अभी एक एक करके अपन ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। ए ऑप्शन में अगर x0 20 के इक्वल है और लेंस अगर 80 पे इमेज बना रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर से उसका डिस्टेंस 60 होगा और लेंस का इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, राइट। सो ऑप्शन ए में एक्चुअली इन सारे ऑप्शंस में अपन मिरर्स के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ए ऑप्शन के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए यू कितना हो जाएगा? +60 और उसका एफ पता है अपन को +30। तो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो सॉल्व करने पर v कितना आ रहा है? v 60 आ रहा है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनेगा वो यहाँ से 60 पे बनेगा। राइट, और x0 20, ये इमेज वापस रिटर्न जर्नी के लिए लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो भी -80 पे लाई करेगा। बट क्या ऑब्जेक्ट इमेज से कोइंसाइड कर पाएगा? ऑब्जेक्ट और इमेज, फाइनल इमेज ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि कोइंसाइड करवाने के लिए आइदर मिरर का ऑब्जेक्ट उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होना चाहिए या फिर रेस मिरर के पोल से टकरानी चाहिए। इस केस में तो दोनों ही नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें खाली इतना पता लगाना है कि फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड कर रहा है कि। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? इफ x0 is 40, फाइनल इमेज विल बी वर्चुअल। सेकेंड केस में देखते, अगर x0 40 हो गया तो मिरर के लिए u कितना होगा? ये डिस्टेंस 80 है लेंस से और मिरर का डिस्टेंस अगर लेंस से 40 है तो मिरर से भी उसका डिस्टेंस 40 हो जाएगा। 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। सर लास्ट वाले ऑप्शन में तो कोइंसाइड करना चाहिए ना? कैसे? सर तुमने उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लग रहा है और मिरर फॉर्मूला से भी चेक किया है, एक बार आप करके देखो ना। एक सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है क्या? सर उसके लिए ऑब्जेक्ट मिरर के भी और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव मतलब कट होगी, तो उससे आ रहा है 120, मतलब मिरर से 120 पे। एक सेकंड, ऑप्शन ए में लेंस से जो इमेज बना होगा वो यहाँ पे बना होगा ना, I1। अच्छा, ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है एक्चुअली, सही बोल रहे हो। ये अपन को एक्चुअली चेक करने की जरूरत नहीं थी आगे, ठीक है ठीक है। देखो ऑप्शन ए में अपन ने जो फर्स्ट इमेज निकाला लेंस का, मिरर का फोकल लेंथ 30 दिया हुआ और लेंस का इमेज 80 पे बन रहा है। तो अगर x0 20 हो गया तो मिरर से डिस्टेंस 60 होगा और मिरर से 60 होना मतलब फोकल लेंथ का ट्वाइस ही आ रहा है ना। तो एक्चुअली
लेंस जो है वो अपना इमेज मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना रहा है, राइट? तो मिरर का ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइक कर रहा है तो रेज वापस रिट्रेस कर जाएगी। ऑप्शन ही सही है इसका मतलब, सही बोल रहे। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में मिरर का जो इमेज बनेगा वो अपन निकाल रहे, 1/30 माइनस 1/40, 1/3 माइनस 1/4 इज 1/12, तो V 120 आ रहा है। मतलब मिरर जो इमेज बनाएगा वो यहाँ से 120 पे बना देगा ऑप्शन बी में, और रिटर्न जर्नी के लिए लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो 120 प्लस 40 160 पे होगा, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट 160 पे है, फोकल लेंथ से अगर ज्यादा पे है, तो इमेज रियल होना चाहिए ना, राइट? तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी? इफ द मिरर इज मूव टुवर्ड्स द लेंस फ्रॉम x0 equals to 20, then final image will move towards left. Position of object and lens is kept unchanged. देखो डी ऑप्शन में अगर x को अपन ने 20 रखा था, उस केस में तो इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा था, लेकिन x को अगर अपन थोड़ा सा कम कर दे तो सिचुएशन क्या होगी? एक सेकंड को इसको नए डायग्राम में मैं करके दिखाता हूँ। पहले 3 ऑप्शन समझ में आ गए ना सबको? डी ऑप्शन के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ अलग से। देखो जब x 20 था, इसका फोकल लेंथ 16 और इसका फोकल लेंथ 30। एट्टी 20 टेंस फॉर्मूला से V 80 था, x0 जब 20 था तब अपना इमेज कहाँ बन रहा था? उस केस में 60 पे आ रहा था ना। लेंस जो है वो अपना इमेज कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना रहा था। ये 60, ये 80, और जब x0 20 था तो इसे कोइंसाइड कर रहा था। अभी अपन x0 के साथ क्या कर रहे हैं? इफ मिरर इज मूव टुवर्ड्स द लेंस फ्रॉम x0 इक्वल्स टू 20, तो x0 को अपन कम कर रहे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर की तरफ आ जाएगा ना थोड़ा। x0 अगर 20 से कम हो गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर की तरफ आ जाएगा, और लेंस जो इमेज बनाएगा वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में होगा, राइट? ये पहला इमेज बनेगा जो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर पर कॉन्वेक्स मिरर के लिए, हाँ सर समझा। समझो? I1 जो है वो लेंस का इमेज है और कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट है, और अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसका फोकस मान लेते। I2 जो है वो यहाँ पे कहीं तो बनेगा बीच में, राइट? और अभी चेक करो कि इस I2 जो है, जो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में बढ़ा या कम हुआ? ये डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में कम हो गया ना? मतलब Yes. बेसिकली रिटर्न जर्नी के लिए लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के तरफ, लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो फाइनल इमेज भी लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा,
ऑप्शन डी भी मैच हो रहा है। तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, तुम्हें खाली उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना। 17th का एक बार आंसर की चेक कर लेते अपन जो सोच रहे हैं वो सही था कि नहीं। ए सी डी, अपना भी ए आ रहा था, ए सी डी। कुछ डाउट है किसी को किसी भी ऑप्शन में तो पूछ लो। हेलो सर। हाँ बताओ। सर आज अब कौन से एक्सरसाइज करने वाले हो, और मतलब एक्सरसाइज 3 भी स्टार्ट करने वाले हो? एक्सरसाइज 3 शायद नहीं हो पाएगा आज, अ, खाली 2 तक ही करते, 3 बाद में कर लेंगे। और सर मुझे एक्सरसाइज 1 में भी कुछ डाउट्स है, तो मैं एंड में क्लियर कर लूँ आपसे? उसका रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड कर दूंगा, तो एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, उसके बाद भी अगर तुम्हें डाउट रहता है तो डाउट लेक्चर में पूछ लेना बाद में। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड, चैट पे क्या पूछ रहा है। ऑप्शन ए में हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लेना है या मिरर के रिस्पेक्ट में। इफ एक्स नॉट इज 20, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लेंस के रिस्पेक्ट में होगा और लेंस का जो इमेज होगा वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर इमेज ऑब्जेक्ट से कोइंसाइड करना है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। हमेशा सवाल में जो भी ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं ना वो हमेशा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ये सवाल समझ में आ गया सबको? ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 18, a ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degrees. ये मीडियम, ये एयर, ये 45 मान लो। The ray undergoes TIR if n is the refractive index of the medium with respect to the air. 45 should be more than critical angle. Sin of c is 1 by n, तो n should be greater than √2 ना। √2 मतलब 1.414, तो इससे बड़ा कौन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है? ऑप्शन सी और डी। ओके, तो एक्सरसाइज 2 में 18 क्वेश्चन थे ना। कुछ डाउट है किसी भी क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 3 अभी करना है या बाद में करना है बताओ। एक्सरसाइज 3 में कितने क्वेश्चन है? ओके, देखते। एक्सरसाइज 2 समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है।